5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कश्मीर में आम नागरिकों खासकर प्रवासी मजदूरों की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। शनिवार और रविवार को दो प्रवासी मजदूरों की हत्या के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय अलर्ट हुआ है। आज हाई लेवल मीटिंग भी हुई है। सेना की भी हालात पर पैनी नजर है। हालांकि सरकार और सेना की सख्ती के बावजूद आम नागरिकों में डर बैठा हुआ है। कश्मीर में प्रवासी मजदूर परिवारों के वापस लौटने की तस्वीरें आने लगी हैं। इसीलिए आज दंगल का हमारा सवाल है कि आतंक की इस नई चुनौती का जवाब कैसे दिया जाएगा। क्या सरकार को नई रणनीति की जरूरत है? आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में बीते 1 साल में नई उद्योग नीति के तहत 24,000 करोड़ निवेश के प्रस्ताव वहां पर आए हुए हैं। कामकाज तेजी से चल रहा है, लेकिन आतंकवादियों को यह सुहा नहीं रहा। इसी वजह से लगातार टारगेट किलिंग वहां पर बढ़ती हुई चली जा रही है। इसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है, इसी पर करने वाले हैं चर्चा। लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। कश्मीर को जख्मी करने की आतंक की नई साजिश का नाम है टारगेट किलिंग्स। अक्टूबर के महीने में 11 नागरिकों की जान आतंकियों ने ली है। एक और आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर को विकास के नए रास्ते पर ले चलने की कोशिशें हो रही हैं, तो दूसरी ओर चुन चुनकर आम लोगों, खासकर बिहार और यूपी से आए प्रवासियों की हत्या के बाद दहशत का माहौल है। आप इनके चेहरों की तरफ देखिए, बहुत ही डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जिस प्रकार से लगातार हाल फिलहाल के दिनों में जो है मजदूरों को जो है आतंकवादी निशाना बना रहे हैं, इससे जो है इनमें भय पैदा हो चुका है। जी डर लग रहा है। अच्छा, हाँ। इसीलिए अब आप वापस घर जा रहे हैं? हाँ जा रहे हैं। इसलिए हमारे लिए कुछ मदद करो या हमारा हक दिला दो। बहुत छोटा छोटा बच्चा लेकर आए हैं काम करने के लिए, 1 रुपए हमको नहीं दिया, मार मार के भगा दिया हमको। हम अपने बच्चों की इतना दूर लेकर गए थे, लेकिन हमारे कुछ नहीं सुनाई है। हमारे पास हमें जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ पहुंचाना चाहिए। बाकी कुछ नहीं चाहिए सर, हमें मरना थुना जाना है सर उधर। रविवार को दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने बिहार निवासी 2 मजदूरों की हत्या कर दी थी। शनिवार को आतंकियों ने पुलवामा और श्रीनगर में 2 प्रवासियों को अपना शिकार बनाया था। हालात ये हो रहे हैं कि एक ओर प्रवासी मजदूर वापस कश्मीर से लौट रहे हैं, तो दूसरी ओर उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना पड़ रहा है। कश्मीर में बीते 48 घंटों के दौरान 4 गैर कश्मीरियों की हत्या के बाद कश्मीर के भीतर हजारों की तादाद में काम कर रहे बाहरी राज्यों के लोगों में हड़कंप मच गया है। आज दिन भर सैकड़ों ऐसे लोग जो कि कश्मीर 2 पैसे कमाने के लिए आते थे, वो अपने घरों को चल गए। यहाँ तक कि रेलवे स्टेशनों, गाड़ियों और सभी जगहों पर यहाँ से पलायन कर रहे इन गैर कश्मीरियों की भीड़ दिखी। कश्मीर में नागरिकों की टारगेट किलिंग्स के बाद न सिर्फ सुरक्षा बलों की बल्कि सरकार की भी चुनौती बढ़ी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग की है। गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह को जम्मू कश्मीर भेजा है। कुलदीप सिंह एनआईए के भी डीजी हैं। जम्मू कश्मीर में आईबी, एनआईए, सेना और सीआरपीएफ के सीनियर अधिकारी इस समय कैंप कर रहे हैं। हर खुफिया जानकारी की पड़ताल की जा रही है। उधर विपक्ष ने सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयान ने सरकार की नीति को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मेरे रहते हुए कोई टेररिस्ट श्रीनगर के 550-100 किलोमीटर के दायरे में घुस नहीं सकता था। अब तो श्रीनगर शहर में मार रहे हैं लोगों को। हालांकि बीजेपी की ओर से दावा हो रहा है कि आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद बने सकारात्मक माहौल से वहां आतंकी बौखलाए हैं और उन्हें जवाब जरूर मिलेगा। जो भी कश्मीर से बाहर से आया हुआ मजदूर है, जो विकास के काम में कश्मीर में लगा हुआ है, उसको गोलियों से भूना जा रहा है। तो ये सारे आतंकवादियों को मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा करके आप लोग कुछ नहीं पाएंगे। कश्मीर में आतंक की नई साजिश के बीच सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। पिछले 9 दिनों में सुरक्षा बलों ने अलग अलग मुठभेड़ में 13 आतंकियों को ढेर किया है। जम्मू से सुनील जी भट्ट और श्रीनगर से अशरफ वानी, आज तक।
टारगेट किलिंग की जारी आतंकवादियों की ओर से अब सवाल यह है कि इसका बदला कब और कैसे लिया जाएगा। पूरा देश यही सवाल सरकार से पूछ रहा है। इन सब के बीच बिहार के मजदूरों की जिस तरह से हत्या वहां पर हुई है उस पर राजनीति भी गर्म है और इसको लेकर चर्चा हम करेंगे। सुशील मोदी पूर्व डिप्टी सीएम और सांसद भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु त्रिवेदी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं। अभय दुबे जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैफुद्दीन सोज जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं कश्मीरी एक्टिविस्ट सुशील पंडित जी। लेकिन सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, चूंकि अपने आप में सुशील मोदी जी जिस तरह से बिहार के मजदूरों को टारगेट बनाया गया उसको लेकर न सिर्फ बिहार में बल्कि बिहार से लेकर कश्मीर तक राजनीति गर्म है। इसके पीछे आतंकवादियों का क्या मोटिव होगा कि चुन चुनकर टारगेट किलिंग के जरिए वो हमला कर रहे हैं? क्या समझ में आ रहा है सरकार को? नहीं, देखिए, पिछले दिनों 200 से ज्यादा राज्यसभा लोकसभा के सदस्यों ने कश्मीर का दौरा किया था। मैं स्वयं एक कमेटी के साथ 7 दिनों तक श्रीनगर और अन्य स्थानों पर था। पिछले दिनों 20 से ज्यादा भारत सरकार के मंत्री उनका कश्मीर में दौरा हुआ और 3 साल में जिस तरह से आतंकी घटनाओं में भारी कमी आई उसे कहीं न कहीं ये लोग बौखलाए हुए हैं। एक शांति अमन चैन का जो माहौल बना, और मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि 6000 से ज़्यादा कश्मीरी जो माइग्रेंट थे, जो कश्मीर छोड़ के चले गए थे, वैसे लोगों को पिछले 3 साल में नौकरियां मिली हैं। 6000 ड्वेलिंग यूनिट्स, रहने के लिए मकान बनाए जा रहे हैं और 1000 से ज़्यादा मकानों में कश्मीरी पंडित और बाकी लोग लौट चुके हैं। तो ये जो एक अमन चैन का माहौल बन रहा था, इसलिए उन्होंने रणनीति को बदल दिया। और ये देखो, बिहारी माइग्रेंट्स पर हमला नहीं है, ये तो जो गैर कश्मीरी और जो अल्पसंख्यक है वहां पर, उन पर ये हमला है। सॉफ्ट टारगेट किया गया, इन्होंने निशाना बनाया है। लेकिन घटना घटी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण जो है। विपक्षी पार्टियां हैं वो आप पर निशाना साध रही हैं। और उन्होंने कहा कि जी तेजस्वी यादव की ओर से कहा गया है कि डबल इंजन सरकार के डबल मार, बिहार में नौकरी रोजगार देंगे नहीं और बाहर जाओगे तो मार दिए जाओगे। मैडम, केरल के लोग क्यों जाते हैं खाड़ी के देशों में? केरल तो बहुत विकसित राज्य है और कम से कम 20 लाख से ज्यादा केरल के लोग खाड़ी के देशों में काम करते हैं। गुजरात के लाखों लोग यूके में और अमेरिका में और पलाए वहां जाकर काम कर रहे हैं। पंजाब तो एक विकसित राज्य है, लाखों लोग पंजाब के कनाडा में और अमेरिका में हैं। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति ज्यादा कमाने के लिए कहीं भी जा सकता है। क्या कोई रोक सकता है? क्या कोई ये दावा कर सकता है क्या कि मैं अपने राज्य के किसी व्यक्ति को बाहर नहीं जाने दूंगा? और जब संचार माध्यम इतने सरल उपलब्ध हो गए हैं तो क्यों नहीं कोई व्यक्ति जाएगा? कोई रोक सकता है क्या? और देखिए, जब से बिहार में हमारी सरकार बनी है, हम लोगों ने पलायन पर काफी हद तक अंकुश लगाया है। लेकिन कोई ज्यादा कमाने के लिए बाहर जाना चाहे तो कोई सरकार रोक नहीं सकती है। और देखिए, कोई आतंकवादियों ने बिहारियों को टारगेट नहीं किया है। जो वहां की माइनॉरिटी है, जो माइग्रेंट है, वो यूपी का भी हो सकता है, किसी अन्य राज्य का भी हो सकता है। एक यूपी का व्यक्ति भी मारा गया है। इसलिए ये केवल बिहारी माइग्रेंट का सवाल नहीं है, एक भय का माहौल पैदा करना। लेकिन मैं ये कह दूं कि 90 के पूर्व के हालात जो लोग लाना चाहते हैं, 90 वाली स्थिति, वो कश्मीर में नहीं आने देंगे। और हमारी सरकार वचनबद्ध है कि हम कश्मीर की स्थिति को बिगड़ने नहीं देंगे। और जो भी कुछ करना होगा नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है और आगे भी करेगी। लेकिन जीतन राम मांझी तो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात पर सरकार काबू नहीं कर पा रही, इसी वजह से स्थिति वहां पर बिगड़ती हुई चली जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि अगर हालात संभल नहीं रहे तो बिहारियों को दे दीजिए जिम्मेदारी, 15 दिन में सबको सुधार के रख देंगे। जीतन राम मांझी ने ये कहा है। तो मांझी जी को भेज दीजिए वहां पर, पुलगामा के अंदर 10 दिन वहां रह कर आ जाए। देखिए, इस तरह की हल्की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। जब वो नेता प्रतिपक्ष हो या एनडीए के घटक दल का कोई नेता, एक संवेदनशील राज्य है, एक संवेदनशील मुद्दा है, पूरी सरकार लगे स्थिति को सामान्य करने में। कोई कश्मीर को संभालना कोई सामान्य बात नहीं है। ये तो नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति है जो 3 साल से और जिसने वहाँ की स्थिति को सामान्य करने का प्रयास किया है। तो ये हल्की बयानबाजी कि बिहारियों को सौंप दिया जाए या पलायन क्यों हो रहा है, तो ये न तो कोई मुद्दा है और न ये कोई समाधान है। इसलिए नरेंद्र मोदी पर लोगों को भरोसा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में जिन भी लोगों की हत्या की गई है वो बचेंगे नहीं। जिन लोगों ने हत्या की वो बचेंगे नहीं
और कोई बच कर नहीं जाएगा। लेकिन इससे भी आगे का सवाल है सुशील मोदी जी, जो बिहारी वहां पर चूंकि बड़ी तादाद में वहां पर मजदूरी के लिए पहुंचते हैं, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किए जाने को लेकर आप लोगों की ओर से क्या किया जा रहा है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बातचीत भी की है, क्या आपस में बातचीत हुई है? उनकी सुरक्षा को लेकर क्या कदम आप लोगों की ओर से उठाए जा रहे हैं? नहीं, देखिए, इसका जवाब तो मनोज सिन्हा जी और केंद्र की सरकार देगी, लेकिन एक भय मुक्त माहौल बने वहां। और देखिए, आतंकवादियों को मार गिराना और आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना, यही उसका एकमात्र उपाय है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास तो आप सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते हैं। तो जो अचानक 3 साल के बाद इधर जो गतिविधियां बढ़ी हैं, उसको कैसे रोका जाए, कैसे अंकुश लगाया जाए, यही उसका एकमात्र उपाय है। और मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि लोग आतंकित और भयभीत होकर कश्मीर छोड़कर बाहर ना आए, और वहां की सरकार पूरी तरह से लगी है कि इस माहौल को कैसे और ठीक किया जाए। जो बिहार के लोग कश्मीर में इस वक्त रह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि वहां को छोड़कर वो पलायन नहीं करें? जी, मेरी तो यही अपील होगी लोगों से, क्योंकि कोई 2-4-10 लोग तो है नहीं, 50,000 से ज्यादा लोग बिहार के लोग हैं। बिल्कुल। और मैंने आज ही एक अखबार में 4 लाख से ज्यादा उड़ीसा, बंगाल, बिहार, ईस्टर्न यूपी, देश के अन्य राज्यों के लोग हैं जो वहां पर गए हुए हैं। और केवल देखिए, माइग्रेंट लेबर का सवाल नहीं है, जो कश्मीरी पंडित हैं, जो सिख समुदाय के लोग हैं, वो भी बहुत बड़ी संख्या में। इसलिए पलायन करना छोड़कर ये तो उनकी मंशा को हम सफल होने देंगे। इसलिए देखिए, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार इस पूरे इसमें लगी है कि एक जो भय का माहौल बना है उसको कैसे नॉर्मलाइज किया जाए, और इसीलिए पलायन करना छोड़कर वहां से जाना ये समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन लोग तो डरे हुए हैं ना, सरकार जो डर है वो उनके मन से आप कैसे गायब बनाने का प्रयास। लोग तो डरे हुए हैं वहां पर। नहीं, डर दूर करने का एक ही तरीका स्वाभाविक है, डरे हुए बहुत स्वाभाविक है। उसका एक ही तरीका कि आतंकवादियों को मार गिराना, और जैसे 13 लोगों को मार गिराया गया पिछले 8-9 दिनों के अंदर, और बड़ी कार्रवाई की जाए, वही उसका एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। एक और सवाल, चूंकि जो लोग मारे गए हैं आतंकवादी हमले में, उनको जो मुआवजा बिहार की सरकार दे रही है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह विपक्ष लगा रहा है। तेजस्वी यादव की ओर से कहा जा रहा है कि सर्पदंश में जो लोग मारे जाते हैं उनको 4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाता है, और आतंकवादी हमले में जो पलायन करके कश्मीर पहुंचे हुए हैं, वहां पर जो मजदूरी कर रहे हैं, जब उनकी मौत हो जाती है तो उनको 2 लाख रुपए दिया जाता है। तो ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? उनका भी परिवार है, वो अपने बाल बच्चे परिवार छोड़कर वहां पर जाते हैं। पूरी जानकारी नहीं है जी। क्या है पूरी जानकारी? कश्मीर की सरकार ने 11 लाख रुपया देने का ऐलान किया है जी। कश्मीर की सरकार 11 लाख रुपया दे रही है, 2 लाख रुपया बिहार सरकार और 1 लाख रुपया बिहार का जो लेबर डिपार्टमेंट है, यानी बिहार सरकार के द्वारा 3 लाख रुपया, यानी कुल 14 लाख रुपये प्रत्येक परिवार को देने का ऐलान किया गया है। और सरकारी जितनी योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं का लाभ उन परिवारों को दिया जाएगा, और आगे भी और जो आवश्यकता होगी हम लोग करेंगे। इसलिए तेजस्वी यादव जी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बयान दे दिया, कितना भी देंगे तो कहेंगे ये कम है, इसलिए उनकी हर प्रकार की मदद की जाएगी। और ये दलित परिवार है, कल जो 2 लोग मारे गए हैं ये मुसहर परिवार से आते हैं। उसके पहले एक मारे गए थे वीरेंद्र पासवान, वो अनुसूचित जाति से आते थे। तो SC/ST एक्ट के तहत भी कोई और मदद का कोई प्रावधान होगा तो निश्चित तौर पर उनकी पूरी मदद की जाएगी। वीरेंद्र पासवान का आपने जिक्र किया है सुशील मोदी जी, उनकी जो तस्वीरें सामने आई थी अंतिम संस्कार की, उसने बहुत सारे सवाल बिहार सरकार के ऊपर खड़े किए थे। परिवार के पास इतने पैसे तक नहीं थे कि भागलपुर में लाकर बिहार में वो उनका अंतिम संस्कार करा सके, इसलिए श्रीनगर में ही उनका अंतिम संस्कार कराना था। तो अगर आपके राज्य का कोई शख्स है, बाहर उसकी जान चली जाती है, तो क्या राज्य सरकार की इतनी भी जिम्मेदारी नहीं है? विपक्ष ने ये सवाल पूछे हैं लगातार आपसे कि पैसे नहीं होने की वजह से उनका पार्थिव शरीर, पार्थिव देह नहीं लाया जा सका था बिहार। नहीं, लेकिन आप ही बताइए ना, कल जो अरविंद शाह की मृत्यु हुई, उसका शव बांका लाया गया कि नहीं गया? और 2 और लोग जिनकी कल हत्या हुई है, उनका शव बिहार लाया जा रहा है। अब वीरेंद्र पासवान के मामले में कहीं कोई चूक हुई, जो मुझे पूरी इसकी जानकारी, क्यों वो शव नहीं आ पाया, मैंने मनोज सिन्हा जी से शिकायत दर्ज की थी अपनी। लेकिन कल जो अरविंद शाह का शव जो है वो सरकारी व्यवस्था के तहत बांका लाया गया,
और बाकी जो 2 और कल मृत्यु हत्या हुई है उनके शव को भी सम्मान पूर्वक और अररिया जिला लाया जा रहा है। इसलिए वीरेंद्र पासवान के मामले में क्या हुआ मैं तुरंत नहीं कह सकता हूं, लेकिन उनके शव को लाया जाना चाहिए था। और जो भी शव लाया जाता है ये परिवार को खर्च नहीं करना होता, ये सरकार करती है। लेकिन इसके बारे में तो जम्मू कश्मीर सरकार बता पाएगी कि क्या हुआ, कि क्यों, या तो उनके परिवार के लोग चाहते थे कि वहीं दाह संस्कार हो जाए या क्या हुआ। लेकिन बाद में जो और घटनाएं घटी हैं उन सभी लोगों के शव को उनके गांव लाकर और बाकायदा सरकारी व्यवस्था के तहत उनका दाह संस्कार कराया गया है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया सुशील मोदी जी आज तक से जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी बिहार के, जिनका ये कहना है कि जो लोग जम्मू कश्मीर में हैं वो वहीं पर रहें, सरकार उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पूरे इंतजाम कर रही है। इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि बिहार के 4 मजदूरों की जिस तरह से हत्या आतंकवादियों की ओर से जम्मू कश्मीर में की गई है उसको लेकर बिहार के डीजीपी ने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी से बातचीत की है। आतंकी हमले में मारे गए लोगों को लेकर ये बात हुई है। हाल के दिनों में बिहार के 4 लोगों की वहां पर हत्या हो गई, जिसके बाद लगातार राजनीति भी, सियासत भी इस पर गर्व है। इन सब के बीच बिहार के लोगों की सुरक्षा को लेकर ये बड़ी चर्चा की गई है। बिहार के डीजीपी ने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी से ये बातचीत की है। और अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का मैं रुख करते हुए अभय दुबे जी, सीधा से सवाल मेरा ये है, दरअसल बीजेपी का ये कहना है जो विकास के काम बीते कुछ समय में करवाए गए हैं वहां पर वो आतंकवादियों को रास नहीं आ रहा है, और जीरो टॉलरेंस की नीति जो चल रही है आतंकवाद के खिलाफ, दरअसल उसी से आतंकवादी वहां पर बौखलाए हुए हैं, इस वजह से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पर पॉलिटिक्स कर रही है, क्या है इस पर जवाब आपका अभय दुबे जी? चित्रा जी, मुझे 24 जून का वो समय याद आता है जब प्रधानमंत्री जी कश्मीर के सभी नेताओं से मिले और उन्होंने कहा दिल्ली और दिल की दूरी कम करने के लिए मैं आया हूं। प्रधानमंत्री जी, आपने तो चुनावों को दिल दे दिया है, आपको जम्मू कश्मीर से सरोकार ही नहीं है। श्रीनगर से लेकर शोपिया और बांग्लादेश के नोआखाली से लेकर बेगमगंज तक हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। 1990 के दशक में भी जो माखनलाल बिंद्रू घाटी छोड़कर नहीं गए, उनकी नृशंस हत्या कर दी गई, शिक्षक की हत्या कर दी, राजा और ऋषि मजदूर जो पेट पालने आए थे उनके सीने में प्रधानमंत्री जी गोलियां उतार दी। अभी मोदी साहब कितना बड़ा झूठ बोलकर गए कि 3 साल में कोई बड़ी घटना नहीं हुई। मैं साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल की रिपोर्ट से बताता हूं कि 2019 में 369 आतंकी घटनाएं कश्मीर में हुई, 20 में 415 और 21 में अब तक अक्टूबर तक 256 आतंकी घटनाएं घटित हुई है। मैं पूछना चाहता हूं प्रार्थना पूर्वक कि प्रधानमंत्री जी 2885 आतंकी घटनाओं में 1600 से अधिक हमारे लोगों की, जवानों की और नागरिकों की शहादत हुई है। आपकी नीति क्या थी? आप आए, सारे राजनीतिक दल कहते रहे कि मसरत आलम का प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर जो एसपी का है वो निरस्त मत कीजिए, उसको गिरफ्तार कीजिए, घाटी के हालात बताइए। आप नहीं माने। आपने सैफुल्लाह जैसे दुर्दांत आतंकवादी को स्थानीय निकाय के चुनाव में टिकट दे दिया। चित्रा जी, आंसिया अंद्राबी जो आतंकी थी उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया बेटी बचाओ का। तो परिणाम तो यही निकलेंगे जो आज देखो। 19 जनवरी 1990 का वो दशक जब केंद्र में भाजपा की साझा सरकार थी और जगमोहन गवर्नर थे, नोटिस लगा दिया गया कि घाटी से हिंदुओं को निकाला जाएगा और कत्लेआम हुआ, वो दोहराया जा रहा है नियोजित रूप से। और आखिरी बात, ये जो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, आपने कहा कि निवेश नीति से बौखला गए, ये जवाब दिया है पार्लियामेंट में। आर्टिकल 35A हटने के बाद कितने लोगों ने वहां जमीन खरीदी? तो 10 अगस्त 2021 को जवाब दिया कि सिर्फ 2 लोगों ने जमीन खरीदी, वो देखने भी नहीं आए। ये इनकी निवेश नीति का सच है। देश को गुमराह कर रहे हैं। सिर्फ चुनाव लड़ना था 2019। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। सैफुद्दीन सोद साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं बातचीत को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन उसके पहले जवाब दीजिए, दिल्ली से दिल की दूरी किस तरह से कम किया जाएगा? जो आरोप लगाए हैं अभय दुबे जी ने कि वहां पर क्या किया सरकार ने, और अब तो आतंकवादी हमले लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, कौन है इसका जिम्मेदार? सुधांशु जी। अभय दुबे जी सब कुछ बोल दिए पर सिर्फ एक सत्य नहीं बोल पाए चित्रा जी, और जो आपके तेजस्वी यादव भी बोल रहे थे। अरे साफ साफ बोलिए ना, इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा चुन चुनकर भोले भाले हिंदू और सिख नागरिकों, निहत्थे नागरिकों की हत्या की जा रही है। यह शब्द मुंह से नहीं निकल रहा है। बस यही मूल कारण रहा है 60-70 साल से कश्मीर की समस्या का, कि जो हकीकत है उसको स्वीकार नहीं करना, उस पर पर्दा डालना। और आज की हालत ये क्यों हुई वो मैं बता रहा हूं आपको।
देखिए, जब से 2019 से धारा 370 हटी, अगस्त से 2019 से, समस्या कहां आई? बड़े लेवल से शुरू हुआ। पहले सर पटक के एक हो गए, संयुक्त राष्ट्र संघ में एक लाइन नहीं ला पाए। उसके बाद पाकिस्तान, जिसके प्रति हमारे विरोधियों के मन में बड़ी, उनकी नीतियां बड़ी सही नजर आती हैं, और नेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में एक प्रस्ताव नहीं ला पाया। उसके बाद हुर्रियत के नेताओं पर ईडी के केस हो गए। उसके बाद वो एनआईए के संबंध के लिए आने लगे। उसके बाद जब ये भी नियंत्रण नहीं वो लोग कर पाए, पत्थरबाजी की घटनाओं में 87% की कमी आई है। गृह राज्य मंत्री ने राज्यसभा के पटल पर बोला है। आतंक की घटनाओं में 60% की कमी आई। उसके बाद विकास की एक नई धारा आगे बढ़ी। 73वां संविधान संशोधन पहली बार लागू हुआ। ग्राम पंचायतों में पहली बार लोगों को वोट देने का अधिकार मिला, जिसमें करीब 33,000 सरपंच चुने गए और 3300 के लगभग सरपंच चुने गए। और इतना ही नहीं, ब्लॉक डेवलपमेंट, जिला डेवलपमेंट के चुनाव हुए, जिसमें 51% से अधिक जनता ने साथ लिया। और जो कहते थे कि घाटी में कोई तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, 15 अगस्त को सबने देखा कि डल झील के चारों तरफ कैसे तिरंगे चल रहे थे, तिरंगे लगे हुए थे। बस इसके बाद जब वो हर तरफ से हारते चले जा रहे हैं, तो खिसियाहट और बौखलाहट में वो इस सीमा तक आ गए हैं कि अब निहत्ते लोगों को इस तरीके से मारना शुरू कर रहे हैं। हाँ। ये दर्शा रहा है कि अब मैं ये दर्शा रहा है कि वो अब अपनी लड़ाई में अंतिम बिंदु पे आए। सरकार पूरी तरीके से सुदृढ़ है, जैसे हमने हर मुकाबले पर उनको मात दी है, लेकिन यहाँ पर तो नागरिकों की जिस तरह से जान उस पर भी आपको बोलना चाहिए। लेकिन इसके पहले ठीक है, हमारे साथ सैफुद्दीन सोद साहब जुड़े हुए हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता। अभय जी, एक बार मैं उनकी टिप्पणी ले लूं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। 10 सेकंड बोलिए 10 सेकंड बोल लीजिए, बोलिए। देखिए, ये सुधांशु त्रिवेदी जी, इस बात को याद रखिए, मैंने चित्रा जी की डिबेट में भी कहा था, फरवरी 2020 में जो प्रेम पत्र लिखा एमईए ने कि तालिबान के अफगानिस्तान में आ जाने से शांति के 100 अवसर पैदा होंगे, वो हो रहा है खेल। अफगान की सरकार ने कहा था कि 13 आतंकी संगठन जो पाकिस्तान में है वो उन्होंने लड़ा ये युद्ध, और वही आतंकी संगठन यहाँ नंगा नाच कर रहे हैं जिसकी हिदायत हमने दी थी। और अनीसुल इस्लाम कौन है? गिलानी का पोता। किसने नौकरी दी उसको? वो आपकी सरकार ने सारे नियमों को शिथिल करते हुए 2016 में। चलिए ठीक है, इस पर मैं जवाब ले लूंगी, जवाब दीजिएगा। लेकिन सैफुद्दीन सोद साहब, मौजूदा वक्त में जो स्थिति बनी हुई है, इस्लामिक आतंकवाद जिसका जिक्र कर रहे थे सुधांशु त्रिवेदी, वहां पर जो गैर मुसलमान यानी कि जो हिंदू हैं या फिर जो बाहरी लोग हैं, उनको चुन चुनकर टारगेट किलिंग की जा रही है। क्या है इस पर जवाब आप लोगों का? आप तो खोलकर बोलते रहे, बहुत सारे मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे, लेकिन यहां पर चुन चुनकर निशाना बनाया जाना, पूछ पूछ कर उनका धर्म, ये क्या दर्शाता है? अगर मुझसे पूछते हैं तो मैं कुछ बताऊं? जी सैफुद्दीन सोद जी, आप ही से ये सवाल है। अच्छा, मेरे से सवाल है तो मेरी बात सुनिए कि मैं कश्मीर के लाखों लोगों की तरह दुखी हूं कि अभी जो ये हलाकतें हुई हैं, मौतें हुई हैं, बेगुनाह लोग जिनके हाथ में कोई हथियार नहीं, अपना बचाव नहीं कर सकते हैं, इस पर मैं दुखी हूं। और ये काबिल मजम्मत जैसी कत्ल है और इंसानियत के खिलाफ ये सारा एक्शन है, और कश्मीर के लोग, लाखों लोग दुखी हैं इस पर, और ये सिलसिला बंद होना चाहिए। और जहां तक सरकार का ताल्लुक है, उनको अपना नरू दिखाना चाहिए कि बेगुनाह लोगों का चाहे किसी समुदाय से ताल्लुक हो, उनको मौत के घाट नहीं उतारना चाहिए। उसके बाद सियासत आती है। अभी सुशील मोदी ने ठीक बात कही कि हल्की बात, ये इस बात पर, ये जो विषय है इस पर गंभीरता से बात होनी चाहिए, हल्की बातें नहीं करनी चाहिए और एक दूसरे का टांग नहीं खींचना चाहिए। तो ये इंसानियत सोज हलाकतें हैं, मासूम लोगों की हलाकतें हैं, बेगुनाह लोगों की हलाकत है जिनके पास कोई हथियार नहीं है अपने आप का बचाव करने के लिए। इसलिए मैं समझता हूं कि कश्मीर के लाखों लोग मेरी तरह ही सोचते हैं, ये कत्ल-गारत बंद होनी चाहिए। और इसके बाद सारे सियासतदानों को, यहाँ मेन स्ट्रीम है, बहुत सरगर्म है, इन सब लोगों के साथ यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर को बात करनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, अपनी पार्टी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, सीपीएम है, सबको बुलाएं, उनसे मशवरा करें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। कोई मशावरत भी कोई चीज़ होती है। सिर्फ सरकार ये कहेगी कि फौज है या नीम फौजी दस्ते हैं,
लोगों के साथ मशवरा करना चाहिए। यहाँ के लोग हैं जो समझते हैं कि आतंकवाद क्या है, कैसे करना चाहिए, मशवरा करना चाहिए, और उसमें काफ़ी देर हो चुकी है। सुशील मोदी का भी इस तरफ इशारा था अभी कि भाई बातचीत का दरवाज़ा खुलना चाहिए, उसके बगैर तो हो नहीं सकता है। हुकूमत करे जो करना है, पैरा फोर्सेस अपना काम करे, आर्मी अपना काम करे, लेकिन लोगों के दरमियान सियासी जमातें हैं, उनसे मशवरा कहाँ है। तो अभी पुराने गवर्नर साहब बताया मेरे वक्त में नहीं हुआ। अरे साहब, उस वक्त और कुछ हालात होंगे। हम तो ये नहीं कह सकते हैं कि मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर हाथ पर हार धरे बैठा है, मैं उनको जानता हूँ, वो भी तो दुखी हैं। इसलिए ये एक पॉइंट स्कोर करने का नहीं वक्त है। एक दूसरे की मदद करके सोच के इस कत्ल गारत को बंद होना चाहिए और डायलॉग का रास्ता खुलना चाहिए। डायलॉग ही असल में आखिरी हल है इस सारी समस्या का। सारी समस्या का बातचीत के जरिए ही समाधान हो सकता है, इस बात की ओर इशारा करते हुए, क्योंकि कोई बातचीत ही नहीं की जा रही है तमाम विपक्षी दलों को आप लोगों की ओर से बुलाकर बिठाकर इस मसले पर। और कांग्रेस पार्टी, सैफुद्दीन सोज ने तो अच्छी बात कही, यहां पर आपके ही राज्यपाल जो जम्मू कश्मीर के रहे सतपाल मलिक, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि जब मैं वहां का राज्यपाल था तब तो वहां पर हमले नहीं होते थे, श्रीनगर में आतंकवादी नहीं घुसते थे। वो तो आप ही लोगों की ओर इशारा करते हुए निशाना साध रहे हैं। देखिए, सैफुद्दीन सोज साहब ने बात सही कही कि बातचीत के द्वारा इसका हल निकला जा सकता है, परंतु यह तब हो सकता है जब दूसरा व्यक्ति भी बातचीत करने की मनोस्थिति में हो, उसकी जहनियत बात करने की हो। मगर मैं अभय दुबे जी और सोज साहब दोनों को याद दिलाना चाहता हूं, ये जब हमारी सरकार आने से पहले भी और उसके बाद भी, ईमानदारी से कह रहा हूं, कुछ वर्षों तक जिस जमाने में कश्मीर में नारे ये लगते हैं, लेके रहेंगे आजादी, छीन के लेंगे आजादी और बंदूक के दम पर आजादी। अब बंदूक के दम पर आजादी का नारा लगाने वालों के साथ क्या बातचीत की जा सकती है, यह बताइए। अभी जब महबूबा मुफ्ती ये कहती थी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि कश्मीर का एक झंडा होता था वो हमसे छीन लिया गया, जब तक वापस नहीं मिलेगा हम नहीं चलाएंगे। मैं चुनौती से पूछता हूं दुबे जी से भी और सोज साहब से भी, ये जितने कश्मीर में आंदोलन हुए उनमें कभी वो कश्मीर का जो पुराना झंडा था, जो इतिहास का पात्र हो गया, वो कभी दिखाई पड़ा नहीं। झंडा आईएसआईएस का दिखता है, दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी संगठन का झंडा, और फिर बातचीत की दरकार। ये दोनों बातें एक साथ समझ में नहीं आती है। और जिस जमाने में जाकिर मूसा एलानिया ये कहता था कि ये कोई कश्मीरियत की लड़ाई नहीं है, इस्लामी खलीफत की लड़ाई है, और सारे लोग जो बातचीत के पक्षधर हो या सेकुलरिज्म के सूरमा बनते हो, सबके मुंह में दही जम जाता था, कोई एक शब्द नहीं बोलता था। उसके बाद बातचीत की दरकार, इसलिए सरकार ने पुरजोर कोशिश की। हम ईमानदारी से कह रहे हैं, हमने पीडीपी से गठबंधन किया, प्रधानमंत्री जी 2019 से बोल चुके हैं, हां भाई वो महामिलावट थी, वो हमने वह किया, असफल रहा प्रयोग, पर उसके बाद फिर हमने सख्ती से कार्रवाई भी की। तो ऐसा नहीं कि हमने बातचीत की शुरुआत नहीं की, हमने एक कोशिश नहीं की, पहल हमने पूरी की, पर उसके बाद हमने ये दृढ़ता भी दिखाई। ये नहीं कि 70 साल तक यही होता रहेगा। अब सवाल यह है कि आतंक का समूल विनाश कैसे हो, क्योंकि एक बार फिर से जिस तरह से वहां पर आतंकवादी वारदातें बढ़ रही हैं, उसने हर किसी को स्तब्ध करके रखा हुआ है। सुशील पंडित जी की एक मैं टिप्पणी ले लेती हूँ। सुशील पंडित जी, मौजूदा स्थिति के लिए कौन है जिम्मेदार, और जिस तरह से पलायन भी वहां पर शुरू हो चुका है, उस पर क्या कहना है आपका? चित्रा जी, 5 अगस्त 2019 को लिए गए निर्णयों के बाद यदि उन निर्णयों को अपनी तार्किक परिणति तक पहुंचाया जाता तो आज स्थितियां अलग होती। हम संसद में की हुई एक घोषणा और राष्ट्रपति महोदय द्वारा किन्हीं कागजों पर हस्ताक्षर किए जाने को ही एक जीत मान बैठे और एक उपलब्धि मान बैठे, और हम तब से इतरा रहे हैं कि हमने कमाल कर दिया। ये वाकई कमाल था, एक ऐतिहासिक निर्णय था। इसके लिए जो गजब की राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई, मैं उसके सामने नतमस्तक हूं। लेकिन ये केवल एक शुरुआत थी। इसकी छत्र छाया में 70 साल जिहाद ने जो जड़ें जमाई थी व्यवस्था के अंदर, उसे उखाड़ फेंकना जरूरी था। पिछले 2 सालों में 1 दर्जन भर लोग भी प्रशासन से नहीं उखाड़ के निकाले गए हैं, 1 दर्जन भर। जबकि 1991 में हजारों सरकारी कर्मचारियों ने, जिनमें बड़े अफसरशाह भी थे, एक पूरी पिटिशन, आवेदन, एक याचिका लिखी थी यूनाइटेड नेशंस को कि कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाना चाहिए।
और आप जानते हैं क्या हुआ? उनमें से केवल 6 सरगना अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे, जिन्हें 2008 में 1991 में चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, उन्हें निकाला गया। 2008 में वो सारे अपने वेतन, अपने भत्ते, अपने प्रमोशंस और अपनी रिटायरमेंट बेनिफिट्स के साथ बहाल हुए। ये पकड़ है प्रशासन में जिहाद की। आज भी हजारों की संख्या में, चाहे वो एकेडेमिया हो, मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, पुलिस हो, लोअर जुडिशरी हो, सिविल सोसाइटी हो, वहां जिहाद को अपनी जड़ें जमाने का न सिर्फ मौका मिला है, बल्कि पिछले 2 सालों में उन पर थोड़ी बहुत भी कार्रवाई नहीं हुई है। अब जाके कुछ 11-12 लोग निलंबित किए हैं, जिनमें गिलानी का एक दोतरा भी है। बिल्कुल। तो ऐसा करने से आप जिहाद का जबड़ा नहीं उखाड़ पाएंगे। पिछले 1 साल में एक भी कैसो नहीं हुआ है कश्मीर के अंदर। कैसो यानी कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन। आप जिहाद का दिल जीतना चाहते हैं या उनका सिर कुचलना चाहते हैं, पहले यह तय कर लीजिए। आप दोनों काम नहीं कर सकते। आप मुंडेर पर बैठकर कभी ये और कभी वो नहीं कर सकते। एक समय था जब महीने 2 महीने में कोई हत्या होती थी, आप उसे जज्ब कर लेते थे। आज क्योंकि हर रोज 2-2, 4-4 मारे जा रहे हैं, तो हड़कंप मचा हुआ है। जिहाद कभी रुका नहीं, वो अपनी मर्जी से तय करता है कब, किसे, किस तरह और कहां मारा जाएगा। और आज वो जतला रहा है कि उसकी एक क्षमता है, और हम विश्वास करते हैं कि उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति कैसी है। आज वो बौखलाया हुआ है क्या? आज वो उत्साह में है क्या? आज वो विकास से ईर्ष्या कर रहा है क्या? आज उसे वहां से संदेश मिला मारने का कि नहीं मिला क्या? आप उसकी क्षमता देखिए, आप उसकी मनस्थिति, मनोविज्ञान मत बतलाइए हमको कि कैसे मौसम में वो कैसे बात करता है और कैसे काम करता है। आप उसके हाथ की बंदूक छीनिए, उसके मारने की क्षमता को मारिए। यह सरकार का काम है। मारने की क्षमता को मारने वाली क्षमता कब विकसित होगी? सुधांशु जी, इसका जवाब दीजिएगा। एक बड़ी खबर आ रही है। सुशील जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है, इसका मैं एक एक करके जवाब लूंगी, लेकिन टारगेट किलिंग के बाद बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भारत पाकिस्तान मैच रद्द करने की मांग की है। आपको बता दें, इसके पहले गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री की ओर से भी इस तरह की मांग की गई थी, क्योंकि कश्मीर में बिहारी मजदूरों की हत्या पर बवाल मचा हुआ है और यकीनन बिहार में इसको लेकर राजनीति भी काफी ज्यादा गर्म हो चली है। 50,000 से ज्यादा जो बिहार के मजदूर हैं वो रहते हैं जम्मू कश्मीर में, और यकीनन इसको लेकर अब एक एक करके बिहार के बड़े नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। पहले गिरिराज सिंह की ओर से कहा गया कि इस पर पुनर्विचार किया जाए, और अब डिप्टी सीएम की ओर से क्या कुछ कहा गया इस पूरे मामले में, सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री जी इन सारी चीजों को गंभीरता से देख रहे हैं, और व्यक्तिगत तौर पर भी मुझे लगता है कि जब पाकिस्तान इस प्रकार से भारत में आतंकवाद को प्रश्रय देने का दुस्साहस कर रहा है, तो कुछ इस प्रकार की जो चीजें हैं वो कहीं न कहीं रुकनी चाहिए, जिससे कि उस पाकिस्तान को एहसास हो कि जब तक आतंकवाद को वो साथ देते रहेंगे, भारत किसी अन्य मुद्दे पर उसके साथ नहीं खड़ा रहेगा। नहीं सर, मैच होना चाहिए या नहीं? जबकि टारगेट करके हमले किए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। मेरा मानना है अगर संबंध अच्छे ना हो तो उस पर अगर संबंध अच्छे ना हो तो उस पर विचार किए जाने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को आपने सुना, और वहीं डिप्टी सीएम तारकिशोर जी की ओर से भी कहा गया है कि दरअसल रद्द किया जाना चाहिए भारत पाकिस्तान मैच। सीधे सैफुद्दीन सोद साहब आपके पास आते हुए, क्या भारत और पाकिस्तान के बीच के मैच को रद्द किया जाना चाहिए? पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सबक होगा, क्योंकि उसको बताने की जरूरत है कि अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे तो उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसी भी मंच पर भारत पाकिस्तान के साथ नहीं आएगा। सुनिए, एक बात है, दुनिया की तारीख में यह है, आप तशद्दुद के साथ लड़िए, एक्सट्रीमिज्म के साथ लड़िए, यहाँ फौज है, पैरा फोर्सेस है, वो अपना काम करें, और यहाँ का जो शासन है, एडमिनिस्ट्रेशन, वो अपना काम करे। उनका काम है तशद्दुद को, आतंकवाद को या इस कत्ल गारत को रोकना, वो अपना काम करें। लेकिन दुनिया की तारीख से यही सबक है, तशद्दुद को तशद्दुद से फाइट नहीं किया जा सकता। अल्टीमेटली आपको पता है, दूसरी जंग अजीम के बाद आखिर में कि वार्ता से हुआ था,
आइजनहावर, स्टालिन और इटली ये चर्चिल जी। वो मिले और बातचीत, पहले तो 2.5 मिनट की बात हुई थी जब उनने समझौता किया। आखिरकार बातचीत से मसले हल होते हैं, इसलिए तशद्दुद का मुकाबला कीजिए आप, आपको कोई रोक नहीं सकता है। जिसके हाथ में बंदूक है उसको लड़िए, मगर आपको अल्टीमेटली बातचीत की तरफ आना है। और मतलब गवर्नमेंट ऑफ आपका इंडिया ये जो कहना है, है कि मोदी मैच सरकार रद्द जो नहीं है, किए जाने चाहिए। उन्होंने सैफुद्दीन अभी सोद तक साहब, चित्रा जी, आपका ये कहना है कि मैच रद्द नहीं होना चाहिए। आ रही हूँ सुनिए, अभय जी। मैं आधा मिनट मैं ये कहता हूँ, यहाँ मेन स्ट्रीम है, सारी जमातें मेन स्ट्रीम की बात करना चाहते हैं। अभी तक मोदी जी ने मेन स्ट्रीम से बात नहीं की है। और दिल्ली में जो मीटिंग बुलाई वो एक तरह से कश्मीर के लीडरों ने दीवार की तरफ बोला। 5-5 मिनट मिले और अब उन्होंने अपनी राय दे दी। कोई डिस्कशन नहीं हुआ, कोई डायलॉग नहीं हुआ, कोई सवाल नहीं था जिसका मोदी जी जवाब देते। वो कॉन्फ्रेंस मेरे अंदाजे से फेल हो गई। कश्मीर पर डायलॉग होना चाहिए। ठीक है, मैं समझ गई। बार-बार आप बातचीत के जरिए इसके समाधान की बात करें, लेकिन सुधांशु जी, ये तो होम ग्राउंड टेररिस्ट की बात हो रही है ना। पाकिस्तान की ओर से तो आप लोगों की ओर से खुद ही दावा किया गया था कि उस पर लगाम कस गई है, सीज फायर है। उसके बाद अब वहां से आतंकवादी, चूंकि लगातार भारत सरकार की ओर से उनको मारा गया, तो वहां से कम। ये तो होम ग्राउंड किलिंग की बात हो रही है ना, कि किस तरह से वहां के आतंकवादी ही निकल कर आ रहे हैं और अचानक से मारने के बाद वो छिप जा रहे हैं। क्योंकि बीते कुछ दिनों में 10 आतंकवादी मारे गए हैं, अगर हम हाल की बात करें तो भारत पाकिस्तान मैच रद्द कर देने से इन पर क्या असर पड़ेगा? ये तो वहीं के हैं जैसा कि कहा जा रहा है। देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब ये लोग उस एक्सटेंट पर आ गए हैं जो इनका आखिरी हथियार है। परंतु निश्चित रूप से सरकार ने इनको ऊपर से लेकर नीचे तक जिस स्तर तक नियंत्रण किया है, यहां भी पूरा नियंत्रण होगा। मगर सोच साहब की बात से मैं थोड़ा विरोध रखते हुए कहना चाहूंगा, बिल्कुल सही बात है कि बातचीत से ही कोई रास्ता निकलना चाहिए। पर यह बताइए, आपने अभी स्टालिन और उनके जमाने का जिक्र कर दिया। जनाब, जब ये देश आजाद हुआ था 564 रियासतें थी, सारे के सारे मामले सॉल्व हो गए। हैदराबाद भी सॉल्व हो गया, जूनागढ़ भी सॉल्व हो गया, गोवा तक सॉल्व हो गया। एक कश्मीरी क्यों अटक गया? इसलिए कि यहां नेहरू जी ने हस्तक्षेप किया कि बातचीत ही होगी, बाकी कुछ नहीं होगा। बाकी जगहों पे बातचीत भी हुई, जब बातचीत नहीं हुई तो एक्शन भी हो गया। मगर यहां बातचीत ही करते रहे और बातचीत से आज तक मामले को लगा रहा। जहां तक मैच की बात है तो चित्रा जी, एक चीज मुझे और याद आती है मैच के संदर्भ में। सरकार इस विषय पे जनता की भावना के अनुरूप निर्णय लेगी और बीसीसीआई यद्यपि एक स्वायत्त संस्था, पर सरकार उसको उसके अनुसार निर्देश देगी। पर याद करिए, अभी अभय दुबे जी बोल रहे थे ये कश्मीर में आतंकवाद की शुरुआत 90 से नहीं हुई। मुझे याद है 1983 में भारत और वेस्ट इंडीज का एक मैच हुआ था श्रीनगर में, वनडे मैच। ये वर्ल्ड कप के जीतने के बाद की बात है। वो मैच बीच में अबेंडन कर देना पड़ा था क्योंकि मैच में भारतीय टीम की हूटिंग ही नहीं हो रही थी, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। तो ये बताइए, भारत और वेस्ट इंडीज के मैच में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे। क्या उस समय हम नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हो रहा है? और अभी जो सुशील पंडित जी ने बताया, 2008 में किसकी सरकार थी अभय दुबे जी? प्रदेश में भी और केंद्र में भी, जब उन लोगों को बहाल किया। और मैंने जब क्रिकेट मैच की बात बताई तो 83 में किसकी सरकार थी? तो आंखों देखे हुए आप बढ़ने दीजिए और फिर आप कहिए कि हम बातचीत करते रह रहे हैं और बातचीत की बजाय वो आग फैलती चली जाए। और उसके बाद जब आज ये स्थिति आ गई और हमने एक सख्त कदम उठाया और जो हालात में बदलाव आया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर सुरक्षा के स्तर से लेकर डेवलपमेंट के स्तर तक, वो 2019 के बाद आया है। और अब ये आम लोगों के ऊपर भी जो हमले शुरू हुए, सरकार इसका भी प्रभावी उत्तर आपको आने वाले दिनों में अभय दुबे जी, मैं आपके पास आऊंगी सुधांशु जी, लेकिन जो बातें कही गई है सुशील पंडित की ओर से, उसका भी तो जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि कागज पर दस्तखत कर देने मात्र से कुछ नहीं होता है। क्या बदला? अगर मौजूदा स्थिति इस तरह की है कि वहां पर बड़ी तादाद में लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, तो फिर आप लोग भी तो कमजोर साबित हुए फिर। नहीं, जो सुशील जी ने बात कही, मैं उनकी भावना का पूरा सम्मान करता हूं। यह ठीक है कि जो डेवलपमेंट की रफ्तार हम लोग सोचे थे कि कर लेंगे, कोविड की वजह से वो रफ्तार नहीं हुई। परंतु यह भी यथार्थ है कि उससे पहले 2019 अगस्त से पहले के 13 महीनों में 443 घटनाएं हुई थी आतंकवाद की, उसके बाद 206 हुई। और जो पत्थरबाजी की घटनाएं थी वो ऑलमोस्ट बंद हो गई। अगर आप ये देखें तो आप वो जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों से निकलता हुआ हुजूम किसी को भी मार दे, इंस्पेक्टर अयूब पंडित वगैरह की तरह, अब वो नजारे नजर नहीं आते। अब आईएसआईएस और पाकिस्तान के झंडे दिखना बंद हो गए, वो नारे लगना बंद हो गए। तो एक बदलाव आया है। मगर अफसोस एक और बात है, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये एक मॉरल मामला भी है। जब तक
भारत के अंदर के राजनीतिक दल इस ढंग का आचरण करते रहेंगे कि आतंकवादियों को लगेगा कि उनको आइडियोलॉजिकल कवर मिलता है, तब तक उनके हौसले बुलंद रहेंगे। जो आपने कहा ना कि वो घटना करके आम आदमियों के बीच में, यही एक अफसोस है कि दुनिया में आतंकवाद से लड़ता हुआ कोई दूसरा देश नहीं है जहां राजनीतिक दलों में आतंकवाद को लेकर मतभेद हो। और यहां अभय दुबे जी की पार्टी, एक लाइन और कह दूं, यहां तो मजेदार बात यह है कि अफजल को फांसी भी यही देते हैं और अफजल के समर्थन में बयान भी इन्हीं के नेता देते हैं। उसी सरकार के केंद्रीय मंत्री शशि थरूर और मणिशंकर अय्यर बयान देते हैं, फिर कहते हैं फांसी भी हमने दी। तो इस ढंग की जो राजनीति है उसने भी ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ाया है और वो मनोबल भी हम ही तोड़कर दिखाएंगे। आतंकवाद पर दोहरा चरित्र क्या सामने आता है? दुबे जी, सवाल का जवाब दीजिए। सुशील जी, मैं फौरन के बाद आपके पास आऊंगी क्योंकि 25,000 करोड़ के प्रपोजल आ चुके हैं। एक सेकेंड सर, जो जानकारी मनोज सिन्हा के ऑफिस से हमारे पास आई है, 25,000 करोड़ के प्रपोजल आ चुके हैं। ये वो हैं जो डीपीआर जमा कर चुके हैं, इंडस्ट्री फीस भी जमा की गई है। इसके अलावा आपको बताते चले, बीते 3 महीनों में 34 लाख से ज्यादा जो टूरिस्ट हैं वो जम्मू कश्मीर पहुंचे। तो ये सारी चीजें रास नहीं आ रही हैं आतंकवादियों को। और आतंकवाद जैसे मुद्दे पर क्या घर के भीतर इस तरह की पॉलिटिक्स होनी चाहिए? अभय दुबे जी, देखिए चित्रा जी, विडंबना यह है कि प्रधानमंत्री जी ने आंखें बंद कर रखी इन सारी परिस्थितियों से। देखिए इनको समाधान क्या देते हैं? वो कहते हैं पाकिस्तान का समाधान, इनके मंत्री कहते हैं क्रिकेट मैच बंद कर दो। चीन का समाधान ये कहते हैं ऐप बंद कर दो। एक नया खुलासा करता हूं, बीते 9 महीने में आजाद भारत के इतिहास का सबसे ज्यादा इंपोर्ट चाइना से हुआ है। सुधांशु त्रिवेदी जी, अभी जो रिपोर्ट आई है, और जो आप कह रहे हैं चित्रा जी, वो तो सरकार नहीं कह रही। सरकार कह रही कि उन निवेशों के लिए सिर्फ 2 ही लोगों को इन 2 सालों में 3 सालों में जमीन दी गई है। मुझे बताइए, 23 मार्च को देश के प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान की स्थापना दिवस पर बधाई और शुभकामना देते हैं। क्या था 23 मार्च? 23 मार्च 1940 को जब पाकिस्तान की स्थापना का संकल्प लिया गया था। तो दोहरा चरित्र हमारा नहीं, आपका है। आप 2 ध्वजों के सामने शपथ लेते हैं जम्मू कश्मीर में जाकर, क्योंकि सत्ता की भूख मिटानी होती है। और कहां थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1947 से 50 तक, जब आर्टिकल 370 कैबिनेट ने साइन किया? चलिए ठीक है, इसका जवाब सुधांशु जी देंगे। सुशील जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, उसका हम जल्दी से रुक कर लेते हैं। आपको बता दें, जिस तरह से बीजेपी के कई बड़े नेताओं की ओर से भारत पाकिस्तान मैच को रद्द करने की मांग की गई है, इस पर अब राजीव शुक्ला की ओर से बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत मैच रद्द संभव नहीं है। एक बार सुनिए। जहां तक मैच का सवाल, आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो कमिटमेंट होते हैं आईसीसी के, पहले भी बड़ा स्पष्ट है, उन कमिटमेंट में जो है आप किसी से खेलने से मना नहीं कर सकते हैं। कभी वो इंटरनेशनल कमिटमेंट जो आईसीसी के टूर्नामेंट होते हैं उस पर आपको खेलना पड़ता है। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, उनका यह कहना है कि दरअसल अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत आप मैच रद्द नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले से इस बारे में कमिटमेंट होता है। सुशील पंडित जी, अब सीधे मैं आपके पास आते हुए, चूंकि मैच रद्द करने को लेकर भी आपकी क्या सोच है, इस पर भी बताइएगा। लेकिन मौजूदा स्थिति, अगर वहां पर आतंकवादी वारदातें बढ़ी हैं, तो अगर 2 बातें, मेरी बात भी सुनिए। सैफुद्दीन साहब, मैं आ रही हूं, एक बार जल्दी से उनकी बात हो जाए। तो जो 2 बड़ी बातें आपको क्या समझ में आ रही हैं, वो कौन कौन से मोर्चे रहे जहां पर सरकार कमजोर साबित हुई, जिसके बाद स्थिति वहां पर बदलती हुई दिखाई दे रही है और आतंकवादी हमले तकरीबन हर रोज अगर हम देखें तो वहां से अलग अलग जगहों से खबरें सामने आती है? सुशील जी। चित्रा जी, बीसीसीआई के सचिव जय शाह साहब हैं निर्णायक भूमिका में। बीजेपी के नेता उन्हीं से रिक्वेस्ट करें ना। मैं अभी शाह साहब के पुत्र हैं, डिसाइसिव रोल प्ले कर रहे हैं। मेरा नाम सुशील पंडित है, शायद कि आपका है। हेलो, बोलिए सुशील जी, बोलिए। चित्रा जी, मैं बोलता हूं। चित्रा जी, आपने 2 सवाल पूछे। सबसे पहले क्रिकेट को लेकर के, मतलब आप खुद ही सोचिए, वो आए दिन हमारे निहत्थे निरपराध नागरिकों को मौत के घाट उतारें, गाजर मूली की तरह काटें, और हम कहें कि जाओ हम तुमसे क्रिकेट नहीं खेलते। ये बात क्रिकेट से बहुत आगे निकल गई है। क्रिकेट तो बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। ये तो अपमान होगा इन मारे गए लोगों का, और इन शोक संतप्त परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा होगा जब आप बैठ करके खेल का मजा लेंगे और इनके घर में अभी 13वीं नहीं हुई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई है। लेकिन भारत पाकिस्तान मैच रद्द करने की जो मांग की जा रही है, उस पर सरकार बीसीसीआई की ओर से क्या फैसला लिया जाता है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन यकीनन जिस तरह की परिस्थिति
चिंताजनक हो गई है। जम्मू कश्मीर में जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनको चुन चुनकर टारगेट किलिंग की जा रही है, या फिर जो बाहरी लोग हैं मजदूरों को खासतौर से निशाना बनाया जा रहा है। आखिर इसका बदला कब लिया जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और देश यही सवाल सरकार से पूछ भी रहा है।